हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन, पर्यावरण समस्या, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए को देखेंगे। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतःप्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित हैं कि फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना यंत्र तंत्र, जीआईएस, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोलॉजी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता को आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहोगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। भूगोल का शब्द किसने दिया? सबसे पहले इरेटास्थनीज ने। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो, पृथ्वी एवं ग्राफ्स वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्री विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसमी विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास,
समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो कि क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी कहीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही नहीं सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु ज्ञातात्मक है। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतः प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकों के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में क्षितिज परिवर्धन कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया। मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतःप्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं।
सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विषय एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर संसाधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों से ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल्य उद्देश्य है यथार्थ को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थ से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्था को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की विभिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी एवं स्वयं विषय के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्र विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त यह रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के विवेचन करें तो उनमें से एक प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीक ने यूरोप देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की है क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न
संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के लिए अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जाता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकाल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु, ठीक है, ये चित्र को देखेंगे। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन को 2 प्रमुख उपागम है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया था, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर 1779 से 1859 द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, शब्दावली है, ये आपका पूछा जा सकता है। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवतीय, सदाबहार वन, नरम नकली वाले, कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक तथा निर्दिष्ट नामित प्रदेशों हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देता है, परंतु बाद में स्वीकार किया गया मानव धरातल का समकालित भाग है। वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इसी प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। ये कुछ पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भूगोल का क्षेत्र दिखाया गया है, आप लोग रोक करके देख सकते हैं। ये आपका मानव भूगोल हो गया, परिस्थितिक विज्ञान हो गया, आप लोग देख सकते हैं। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान या भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। भूगोल की शाखाएं दिखाया गया है, भौतिक, फिर सिद्धांत, दर्शनशास्त्र, विधि एवं तकनीक, मानव। भौतिक में क्या क्या हो जाएगा? भौतिक में हो जाएगा आपका भौतिक में हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और मृदा विज्ञान। और आपका ये अंतर्राष्ट्रीय जीव भूगोल में हो जाएगा पादप भूगोल, प्राणी भूगोल और आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण भूगोल। ये आप लोग देख सकते हैं रोक करके। ये आपका मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है फिगर, मेंस के लिए। सेकेंड है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है जलवायु विज्ञान। यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव अध्ययन है। चौथा है मृदा भूगोल। यह मिट्टी की निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण तथा
उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसमें अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल या ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आर्थिक भूगोल यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू-वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल, इसमें पशु एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास के क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विषय में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए सर्वनिष्ठ है। ये है दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। भूगोल की शाखाएं को दिखाया गया है। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, यह प्रादेशिक विकास हो गया, प्रादेशिक विश्लेषण में हो गया, और प्रादेशिक योजना में देश, ग्रामीण और शहरी योजना। विधि तंत्र एवं तकनीक, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, भू सूचना विज्ञान तकनीकी जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना, वैश्विक स्थितीय तंत्र। उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरण के लिए, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तन हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र, जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक
कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व। जैव मंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचलन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ, मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कला विधि पर निर्भर करती है। कला विधि मिट्टियों को परिपक्व प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित होती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों में जल प्रदान करने वाली नदियाँ के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर निर्भर प्रभाव पड़ता है। गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलन, एयर कंडीशनर, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्र भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। किसने बोला था? रिचर्ड हार्टसॉन ने। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर, ये आपका शब्दावली है, इम्पोर्टेंट है। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर को पुनरावेशित रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत के समुद्री तल से मैंगनीज पिंड एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापत्य संसाधन है। मृदा कैसा है? तो नवीकरणीय, ये पूछा जाता है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित एवं संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीव मंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक, पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते हुए उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG टोटल कितना है? 17 है, गोल है। और भारत 2030 तक अपना गोल को कर लेगा। के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल, ज्योग्राफी तथा शब्द टर्म का प्रयोग किया था? किसने किया था? ये आपका इरेटा स्थनीज ने किया था।
निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? मैदान को कहा जाता है। मैच दी फ्लोइंग है आपका, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका मौसम विज्ञान हो गया। जलवायु। जनांकिकी क्या हो जाएगा? जनसंख्या भूगोल। समाजशास्त्र, सामाजिक भूगोल। मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल। तो कौन सा हो जाएगा? ए का 100, 2 का ओ हो जाएगा, और 3 का 2, ये हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कौन सा करता है? भूगोल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में देख सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा सेकेंड टॉपिक से। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका। जय श्री राम।